नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। बस आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, पर तब भी ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, इसलिए मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। कल भी तकरीबन 3:30-4 बजे तक हम सब इकट्ठे बैठे रहे और जब तक माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था और आप लोगों को घर जाना था और मैं आप लोगों को और प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने आज की तारीख आपसे पूछ के रखी। अब बात है कि फैसला आ चुका है एंड ऑल इज वेल इन एचपीटीडीसी। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के अंदर माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अनुसार हमारे सभी होटलों को खोलने की अनुमति मिल गई है और ये सभी होटल जो है सुचारू रूप से जिस तरह पहले सेवा दे रहे थे उसी तरह अब सेवा देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कोई हमारी कैपिंग नहीं की है, इस पे कोई उन्होंने दिन या घड़ी सुनिश्चित नहीं की है। अगर उन्होंने दिन सुनिश्चित किए हैं तो सिर्फ जो हमने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय के बेनिफिट हमने देने हैं, उन बेनिफिट देने के दिन उन्होंने सुनिश्चित किए हैं, जिसको हमने माननीय हाई कोर्ट के आगे माना है। हम माननीय हाई कोर्ट का एचपीटीडीसी की तरफ से विशेष धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे परिवार के 1673 कर्मचारियों के बारे में, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉयज थे, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो आउटसोर्स एम्प्लॉय थे, 1673 एम्प्लॉयज और उनके परिवार के बारे में, जो कि मेरा परिवार है, टूरिज्म का परिवार है, हम सब का परिवार है, उसके बारे में सोचा। हम माननीय हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे टूरिज्म के लिए जो ट्राइबल इलाकों में सर्विस दे रहा है, ऐसे टूरिज्म के लिए जिसने कोरोना काल के अंदर अपने कोरोना वॉरियर्स को खोया है, ऐसे टूरिज्म के लिए कि सेवा देते हुए जो टूरिज्म के मेरे परिवार के एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 2 एम्प्लॉयज़ ने अपनी जान को गंवाया कोरोना के दौरान। ऐसे टूरिज्म एचपीटीडीसी के लिए जिन्होंने आज तक हिमाचल का सीना फक्र से हमेशा चौड़ा किया है, चाहे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट आए हों, चाहे हिंदुस्तान के कोई भी डिग्निटरी आई हो, हर डिग्निटरी के सामने जो हमारा टूरिज्म है उसने अपनी बेहतरीन सर्विस दी है और एचपीटीडीसी ने अपनी सर्विस के माध्यम से हमेशा हर किसी का दिल जीता है और इसके लिए हमें कई बार जो प्रेजेस की लेटर हैं, जो प्रशंसनीय पत्र हैं, वो कई बार नेशनल और इंटरनेशनल डिग्निटरी से मिले हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि एचपीटीडीसी के बारे में माननीय हाई कोर्ट ने एक इमोशनल तरह से भी सोचा और एचपीटीडीसी का जो थीम है, जो एचपीटीडीसी की रूह है, जो एचपीटीडीसी की आत्मा है कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेवा देने के लिए, हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए और हिमाचल प्रदेश जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, अतिथि देवो भव, अगर उसको सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से कोई निभा रहा है तो वो एचपीटीडीसी सबसे पहले उसके ऊपर खड़ा है। जब हिमाचल में कोई आता है तो सबसे होगा तो एचपीटीडीसी के होटल में रुकूंगा और ये सेवा कई अनेकों सालों से एचपीटीडीसी के लोग दे रहे हैं और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे आज है चाहे इससे पहले रिटायर हो गए, हर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में बेहतरीन सर्विस दी है। आज हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम लोग एचपीटीडीसी का आधार क्या है, एचपीटीडीसी की थीम क्या है, एचपीटीडीसी की सोच क्या है। एचपीटीडीसी कोई लॉस एंड प्रॉफिट के साथ
उसको आप नहीं देख सकते। एचपीटीडीसी को हम मुनाफे या नुकसान के साथ नहीं देख सकते। एचपीटीडीसी होटल वहां भी बनाता है जहां पे कोई आदमी, मतलब सिर्फ टूरिस्ट जब आता है, तो हमने होटल कल्पा में भी बनाए हैं, हमने काजा में भी बनाए हैं, हमने किलोंग में भी बनाए हैं, हमने रोडू में भी जब कोई होटल नहीं हुआ करते थे तब भी बनाए हैं, हमने सीसू में भी बनाए हैं जहां पे उस समय कुछ नहीं होता था। और आज जिस्पा, जो कि बिल्कुल आखिरी जगह है, जो कि आपको किलोंग से भी तकरीबन 25 किलोमीटर के करीब आगे जिस्पा के लिए जाना पड़ता है, वहां भी हम होटल बना रहे हैं। आज भी होटल वो बन रहा है और उस होटल को बनाने के बाद हम लोगों को वो समर्पित करेंगे। अब कोई इंसान पूछेगा कि जिस्पा में होटल क्यों, किलोंग से भी 25 किलोमीटर आगे, क्योंकि जिस्पा भी लोग जाते हैं और जब जिस्पा लोग पहुंचते हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस से देख के नहीं बनाया जा सकता। जिस समय हमने होटल इन ट्राइबल डेस्टिनेशंस में बनाए, उस समय वहां पे कई जगह पे होटल का नामो निशान नहीं था, पर होटल इस थीम से बनाए गए कि अगर हिमाचल में कोई पर्यटक आता है तो उस पर्यटक को कोई ना कोई जगह मिले ठहरने के लिए, रहने के लिए। और ये बहुत जरूरी चीज है। जब आप किसी भी चीज को देखते हैं और आप टूरिज्म की खासकर बात करते हैं और आप टूरिज्म स्टेट की बात करते हैं और टूरिज्म स्टेट में एक ऐसे स्टेट की बात करते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन हिल स्टेशन है, जो देश के लिए जो एक समर कैपिटल रहा है। आप एक ऐसे प्रदेश की बात करते हैं जिसने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, जो सेफ्टी के लिए जाना जाता है, जो अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है। तो हमें उसको बहुत अलग तरह से देखना पड़ेगा कि एचपीटीडीसी सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं देखा जा सकता। हाँ, हम लोग प्रॉफिट में जरूर चाहेंगे कि एचपीटीडीसी प्रॉफिट में आए, एम्प्लॉयज भी चाहेंगे, मैनेजमेंट भी चाहेगी, पर सिर्फ प्रॉफिट में आना या सिर्फ पैसे कमाना ये एचपीटीडीसी का उद्देश्य नहीं है। एचपीटीडीसी का उद्देश्य है कि हमने सेवा देनी है, वहां पे भी सेवा देनी है जहां पे कुछ भी ना हो। और हमारे एम्प्लॉयज ने 1673 एम्प्लॉयज ने, और इससे पहले जितने भी एम्प्लॉयज रहे हैं, सब ने बेहतरीन सर्विस अपने जीवन में एचपीटीडीसी के लिए दी। रहे हो, चाहे अपनी जान गंवाना रहा हो, अपनी जिंदगी को निछावर करने के लिए भी एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज हमेशा आगे रहे। अब बात है, मुझे माफ करिएगा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, पर यह मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट था कि मुझे आज ही आना था। अब बात है कि एचपीटीडीसी ने आज एचपीटीडीसी की स्थिति क्या है। चर्चा बाजार में बहुत गर्म है और हर जगह लोग कहते हैं कि भाई, बात हर बाजार में आप जाएंगे, मॉल रोड पे जाएंगे, धर्मशाला जाएंगे, मनाली जाएंगे, किसी बाजार में जाएंगे, भाई एचपीटीडीसी का आज हो क्या रहा है या एचपीटीडीसी आज कहां है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचपीटीडीसी ने पूरे इतिहास में आज तक के इतिहास में पिछले 2 सालों में 2022-23 और 2023-24 में पहली बार एचपीटीडीसी ने 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया। एचपीटीडीसी ने 2022-23 में 109 करोड़ रुपए की टर्नओवर की। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और प्राकृतिक आपदा आने के बावजूद एचपीटीडीसी ने 105 करोड़ रुपया की टर्नओवर की। ये आंकड़ा आज तक के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा नहीं पहुंचा।
100 करोड़ रुपए की टर्नओवर 2022-23 में ही पहली बार की गई। उससे पहले 79 करोड़ रुपीस थी, उससे पहले 45 करोड़ रुपए थी। तो आप अगर इसको गौर करें और आप अगर इसको देखें कि आपने 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पहली बार 2022-23 में, 22 और 23 में ही पहली बार क्रॉस किया। तो अगर देखा जाए कि इतनी बड़ी टर्नओवर हुई तो नुकसान कैसे हो गया, नुकसान किस तरह हुआ, उसके ऊपर भी मैं आपको और पूरे हिमाचल वासियों को बताना चाहूंगा। ये तो आज तो हमारे पास इस टर्नओवर के हिसाब से कम आपके पास इसी साल के अंदर तकरीबन इन 2 सालों में, एक साल में 18 करोड़ रुपया, तकरीबन 18 करोड़ रुपया, और एक साल के अंदर इतना ही तकरीबन पैसा आपको बचना चाहिए था। तो वो आपका पैसा जो आपको बचना था, जो इतनी बड़ी टर्नओवर हुई, और ये टर्नओवर आपकी रातों रात नहीं बढ़ी, ये मेहनत से बढ़ी, इसके ऊपर काम हुआ। एचपीटीडीसी के 1673 लोगों ने रात दिन एक किया, एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज ने एक किया। और जो लोग इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। पढ़े लिखे को आरसी क्या क्या बोलते हैं उसको, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये आंकड़े हैं। और आज मैं सारे आंकड़े आपके पास लेके आया हूं, क्योंकि मैं सिर्फ जो बात करूंगा वो आंकड़ों के ऊपर करूंगा ताकि आपको पता लगे। आज इस साल के अंदर अक्टूबर 2023 में, ये मार्च 31 के बाद, मतलब अप्रैल 1 से अक्टूबर तक पिछले साल में 63 करोड़ रुपए की टर्नओवर हुई थी 2023 में। अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर 2023 तक 63 करोड़ रुपीस की टर्नओवर हुई थी। और इस साल अप्रैल 1 से लेके, मतलब मार्च 31 के बाद अक्टूबर 2024 तक 65 करोड़ 37 लाख रुपए की टर्नओवर हो चुकी है। तो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के करीब हमारी टर्नओवर पिछले साल के बनिस्बत भी ज्यादा चल रही है। मतलब आज उन्हीं रूम्स के अंदर हम लोग ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं। पिछले साल प्राकृतिक आपदा भी आई थी, उसके बावजूद हमने 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया। तो जो लोग कह रहे थे कि काम क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे कितना काम किया गया, वो ये आंकड़े बताएंगे। अब बड़ी बात है कि आज जब इतनी टर्नओवर हुई तो नुकसान कैसे हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी रिवीजन ऑफ पे स्केल हुई, और रिवीजन ऑफ पे स्केल जो हुई वो 1/1/2016 को हुई, 1/1/2016 को। और अक्टूबर 2022 में हमारी सरकार से बनने से पहले, मतलब उस सरकार के बनने से तकरीबन अक्टूबर 22 कितने महीने पहले हुआ, 2.5 महीने पहले जो बीओडी हुई पिछली सरकार में, उसमें पिछली सरकार ने जो रिवीजन ऑफ पे स्केल थी उसको अडॉप्ट कर लिया। अब 2022 में पिछली सरकार ने रिवीजन ऑफ पे स्केल, जो इनकी बीओडी हुई अक्टूबर में, अक्टूबर 2022 को इन्होंने ये पे स्केल को अडॉप्ट कर लिया कि अब रिवीजन जो है उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी, उसके हिसाब से लीव इनकैचमेंट मिलेगी, उसके हिसाब से आपको, उसके हिसाब से ही सारे के सारे आपको चीजें देनी पड़ेगी। अब रिवीजन ऑफ पे स्केल जब होता है और आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो और लीव इनकैचमेंट जब जिसको मिलती है, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भार पड़ जाता है। 2022 अक्टूबर के बाद तकरीबन दिसंबर में सरकार बनी और जनवरी के अंदर हम लोगों ने औपचारिक रूप से सरकार को शुरू किया, और जनवरी के बाद फरवरी के अंदर हमको ये मौका मिला कि हम इसको डिपार्टमेंट को चला पाए। अब जैसे ही ये रिवीजन ऑफ पे स्केल हुई और लीव इनकैचमेंट का
हमें 1/1/2016 से बर्डन पड़ा। उसके बाद हमारी सरकार, मतलब पिछली सरकार में 2022 अक्टूबर में एक और डिसीजन हुआ कि जो ग्रेचुटी की जो इंक्रीज है एज पर ग्रेचुटी एक्ट 1972, उसको भी हम लागू करते हैं। ग्रेचुटी इंक्रीज हुई, एज पर ग्रेचुटी एक्ट 1972, उसको भी सरकार ने 2022 में, पिछली सरकार ने अक्टूबर 2022 को, मतलब जब इलेक्शन के अंदर सरकार जा रही थी, तो सरकार ने इसको लागू करने का फैसला किया कि हम इसको लागू करते हैं। उसके बाद इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद हम लोग आ गए और हमें ये सारे के सारे जो ग्रेचुटी है, लीव इनकैचमेंट है, रिवीजन ऑफ पे स्केल है, ये सारी चीजें देनी पड़ी। अब ग्रेचुटी अगर किसी को 10 लाख रुपए मिलती थी तो वो सीधा 20 लाख रुपए होगी। 10 लाख से 20 लाख रुपया, मैं बिल्कुल ठीक है ना? 20 लाख 10 लाख से 20 लाख रुपए होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 10 लाख से 20 लाख रुपया ग्रेचुटी हो गई। तो अब इंपैक्ट क्या आ गया? डबल का। अब डबल का इंपैक्ट आ गया तो आपको इमीडिएटली पैसे देने थे। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि पैसे दिए कितने? पैसे तो देने थे, पर पैसे दिए कितने? अब आज तक 2016 से लेके 2016 का, पिछली सरकार के 5 साल निकल गए, 2016 से लेके 2022 तक पिछली सरकार ने 29 करोड़ रुपया इसके एवज में दिया और जमा कराया। कितना जमा कराया? 29 करोड़ रुपया। 5 साल के जो पिछले साल का कार्यकाल था, 2016 से लेके 2022 तक, पिछली सरकार ने 29 करोड़ रुपया लगभग जमा कराया, रिटायरी बेनिफिट दिए एम्प्लॉयज को। और हमारी सरकार ने, ये बड़ा दिलचस्प है, इसको सुनने की जरूरत है, हमारी सरकार ने, HPTDC ने, हमारी कॉरपोरेशन ने अपने आप, अपने बलबूते, अपने पैसे से, जो पैसा खुद के पास आया था, जो मैंने आपको कहा कि 109 करोड़ रुपया, 105 करोड़ रुपया हमने टर्नओवर की, जो पैसा हमारा मुनाफा हो सकता था, उसी पैसे में से हम लोगों ने 35 करोड़ रुपया, इसको मैं एग्जैक्टली आपको बताया तो कितने पैसे दिए हैं, 34 करोड़ 94 लाख रुपया। आप एग्जैक्ट फिगर लिख सकते हैं, 34 करोड़ 94 लाख रुपया हमने जमा करवाया। अभी हमारी सरकार को 2 साल नहीं हुए हैं, अभी 2 साल भी जनवरी में जाके, क्योंकि जनवरी से शुरू हुआ तो जनवरी में जाके होंगे, अगर सरकार को भी मान लो तो दिसंबर में जाके चालू होंगे, पर लेस देन 2 इयर्स में, 2 साल से भी कम में, हमने 35 करोड़ रुपया के करीब, 34 करोड़ 94 लाख रुपया एग्जैक्टली ये अमाउंट है, ये हमने इनको लीव इनकैचमेंट, रिवीजन ऑफ पे स्केल और ग्रेचुटी के अंदर हमने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को दिया। अब आप खुद मान लीजिए कि जिस सरकार को 2 साल में ये देना पड़ेगा, तो हमको 5 साल में तकरीबन 100 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, जो आपके पास बेनिफिट्स आएंगे। पिछली सरकार ने 29 करोड़ रुपए दिया, तो आपके ऊपर एकदम लोड आ गया। आपने इंक्रीज की सेल आपकी ऐतिहासिक सेल हुई, आज तक के इतिहास में इतनी सेल नहीं हुई जितनी सेल इस बार हुई। और ये आंकड़े हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, दीज आर ऑल पेपर्स। आप फैक्ट्स जो है वो मैं सार्वजनिक तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं, और मैं तभी बताने आपको आया हूं ताकि आपको और हिमाचल वासियों को पता लगे कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई। इसकी बात होगी कि पैसा जो है वो हमारा, जो हमने कमाया, वो कहां गया। वो 35 करोड़ रुपए के करीब हमने पैसा अपने, इसके लिए हमने कोई सरकार से पैसा नहीं लिया, इसके लिए हमने कहीं से पैसा नहीं उठाया, ये पैसा HPTDC ने खुद के बलबूते पे दिया, क्योंकि मेरा मानना था
कि हम ये पैसा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने रिटायर्ड बेनिफिशियरीज को दें। अब बात होती है कि जब एचपीटीडीसी में इतना कुछ हो रहा था और एचपीटीडीसी में हम इतनी मेहनत कर रहे थे, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक सेल की इतना बड़ा डिजास्टर आया, उस डिजास्टर के बावजूद हिमाचल प्रदेश अस्त व्यस्त हुआ, एकदम क्लाउड बस्ट हुए, पानी ने अपना रुख बदला, सड़कें बिल्कुल तहस नहस हो गई, मनाली टूट गया, कुल्लू टूट गया, कहीं पे शिमला पहुंचे नहीं लोग, सारी जगह लोग, डर का माहौल था, टूरिस्ट घर से बाहर नहीं निकला, हिमाचल के अंदर कोई नहीं आ रहा था। तब भी एचपीटीडीसी ने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा टर्नओवर किया, तो कहीं ना कहीं तो मेहनत हुई होगी। अब इतनी मेहनत के बावजूद ऐसा माहौल कैसे बना कि ऐसा माहौल बन जाए कि भाई एक बातचीत होना शुरू हो जाए कि एचपीटीडीसी में कुछ खराब चल रहा है। पहली चीज तो यह है कि जिस केस के लिए एचपीटीडीसी को जिस केस के लिए होटलों को बंद करने के आदेश हुए, वो केस जो था वो किसी रिटायरी बेनिफिशियरी ने ये कहा था कि हमें अपने रिटायर बेनिफिट मिले। एचपीटीडीसी ने कोर्ट में ये कहा कि हम लोग अपने आप अपने बलबूते इतने पैसे दे चुके हैं और हम अपने आप अपनी संस्था को घाटे से निकालने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और हमें आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, इस वक्त में हम दे देंगे। कोर्ट ने यह कहा कि आप लोगों के कौन कौन से होटल की क्या क्या ऑक्यूपेंसी है और उसकी ऑक्यूपेंसी का रजिस्टर दिखाइए, क्योंकि आप लोगों को पैसे, जब इन्होंने ये कहा कि हमारे को अभी नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई ऑक्यूपेंसी बताइए अपनी, और जब ऑक्यूपेंसी उन्होंने कम पाई तो कोर्ट ने कहा कि जहां आपकी ऑक्यूपेंसी कम है उनको आप अभी बंद कर दीजिए। कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा कि आप इनको नीलाम कर दीजिए। एचपीटीडीसी ने कहीं नहीं कहा कि हम इसको आगे बेचेंगे या लीज पे देंगे या कुछ और काम करेंगे, पर अपने आप ही ये बातचीत चालू हो गई। अपने आप ही कुछ नेता कूद पड़े और नेताओं ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि भैया हम लोग, ये इसकी तो नीलामी होगी, अब इसकी कुड़की होगी। ना तो कोर्ट ने कहा, ना कोर्ट ने आदेश दिए, ना एचपीटीडीसी ने कहा, ना कोई इश्तिहार आया, ना एचपीटीडीसी ने इसकी बात की, पर कुछ नेताओं ने खुद कहना शुरू कर दिया। और अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तीसरा पहलू ये है कि अब ये माहौल कैसे बना। ये माहौल बनना शुरू होता है जब ऐसी खबर आती है। इस खबर को थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये सुधीर शर्मा जी हमारे हिमाचल प्रदेश में विधायक भी हैं और पूर्व में हमारी पार्टी में भी रहे हैं। इनकी एक आदत बन गई है कि हर चीज के बारे में झूठ बोलते रहना और लोगों को गुमराह करना और लोगों को किसी भी तरह ऐसे किसी दिमाग की दुविधा में डालना और कुछ ना कुछ झूठ बोल के अपना काम कहीं खबरों में बने रहना, आधारहीन बात करना जो आधार से बिल्कुल परे हो। और इस बात को मैं इनकी स्टेटमेंट के साथ बताने आया हूं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये माहौल बनता कैसे है? मैं कभी किसी का नाम लेके बात नहीं करता, पर आज मुझे लगता है कि बहुत देर तक अगर झूठ भी बोलते रहे लोग और उसका जवाब ना दिया जाए तो वो झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। अन्यथा मैं कभी भी किसी की बात पे टिप्पणी नहीं करता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी की बात पे टिप्पणी करता, पर क्योंकि मुझे लगा कि ये तो हिमाचल वासियों के साथ खिलवाड़ है, हिमाचल की जनता के साथ खिलवाड़ है, हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। जो कहीं पे बैठा होगा लाहौल में, जो किलोंग में बैठा होगा, जो कांगड़ा में होगा, जो शिमला में होगा या किन्नौर में होगा या सिरमौर में होगा, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। वो तो किसी ने डाल दिया अपने फेसबुक में, और अपने फेसबुक में ऑफिशियल पेज से डाला। ये ऑफिशियल पेज है जिसपे इनका ब्लू टिक आता है, जिसके भी नाम के आगे ब्लू टिक आता है वो ऑफिशियल पेज होता है। उससे डाल दिया होगा और वो सच्चाई होगी। और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि किस तरह से झूठ के सहारे हम किसी को बदनाम करें, किस तरह से हम लोगों को गुमराह करें, किस तरह से हम
लोगों के साथ, उनके दिमाग के साथ खेलें। और अब ये खेल कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। सुधीर शर्मा जी लिखते हैं तकरीबन 7 दिन पहले कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर, अब इसको सुनिएगा जरा, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब इसका क्या होगा? एक आम आदमी इसको पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। मतलब हिमाचल भवन जो है उसकी कुर्की करने के आदेश इसलिए हुए कि हिमाचल भवन ने बिजली का बिल 150 करोड़ का जमा नहीं किया। यही समझेंगे ना, एक आम आदमी इसको यही समझेगा। 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। कहीं सरकारी मंशा खुद ही बेचने की तो नहीं है। अब हिमाचल भवन सबसे पहले तो मैं सरकारी बिजली बिल के ऊपर आता हूं। इन्होंने कहा कि 150 करोड़, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, 150 करोड़ का बिजली बिल जमा ना करने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की कुर्की करने के आदेश हुए। तो ये बिजली का बिल है और हिमाचल भवन का 1 रुपए का बिल भी पेंडिंग नहीं है। अगली पेमेंट 4 तारीख को जानी है। अब कौन सा 150 करोड़ का बिजली का बिल देना है? ये झूठ है और ये सच है। और झूठ जब भी सच्चाई से टकराएगा तो वो हमेशा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि सच हमेशा सामने आके बोलेगा कि मैं सच हूं। तो ये झूठ है सुधीर शर्मा जी का और ये सच है। इससे पूर्व में भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार कहा। ये एडीबी ने क्यों कहा? एडीबी ने इसलिए कहा इसके बारे में क्योंकि हमारी पुरानी प्रॉपर्टीज जो एडीबी की बनी थी, चाहे वो गंजर महादेव थी, चाहे वो ट्यूलिप गार्डन थी, चाहे वो कांगड़ा ब्रजेश्वरी टेम्पल माता का बाग थी, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज रजियाना थी, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज खोली में थी, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी थी, उसके नाम है सारी प्रॉपर्टीज के। ये पैराग्लाइडिंग सेंटर बीड थी। ये सारी प्रॉपर्टीज जो एडीबी ने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के बनाई थी, ये सारी प्रॉपर्टीज ताले लगे हुए थे। अब इसके ऊपर जाते हैं पहले इस क्वेश्चन के ऊपर कि सुधीर शर्मा जी ने कहा कि चंडीगढ़ में जो मीटिंग हो रही है वो आपकी प्रॉपर्टीज हिमाचल में जो एडीबी प्रॉपर्टीज बनाएगा उनको बेचने के लिए पहले ही कहीं पे डील करने के लिए तो नहीं हो रही, कोई उनकी बात तो नहीं चल रही। और उसका जो सच है वो ये है कि वो मीटिंग में ना तो कोई प्रपोजल लेनी थी, ना उसमें किसी ने कोई प्रपोजल देनी थी, ना कोई हमने उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी देनी थी, ना प्रॉपर्टी अभी बनी, ना अभी एडीबी का लोन आया, ना अभी उसके पैसे आए। अभी तो हमारा जो लोन एग्रीमेंट है वो साइन होना है। हमने तो अपना वक्त बचाने के लिए प्रीएम्प्ट किया, जो एडीबी की क्वालिफिकेशन होती है कि आपको पहले ही एडीबी के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको कंसल्टेंट अपॉइंट करना पड़ता है, आपको टेंडरिंग की प्रोसेस चालू करनी पड़ती है, ताकि जब एडीबी के पैसे आए तो इमीडिएटली प्रोजेक्ट बनने चालू हो जाए। तो उसके ऊपर काम हम लोग कर रहे थे और एडीबी की गाइडलाइंस के हिसाब से कर रहे थे। पर इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ये डील करने चलेगा। और आप लोगों को याद होगा कि अप्रैल महीने में इन्होंने वीडियो जारी की और कहा कि एडीबी की प्रॉपर्टीज को बेचने की डील कर रहे हैं, ये चंडीगढ़ में ये करने जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा कहा, आप वो वीडियो निकाल के देखिएगा। तो ये चाहे 150 करोड़ की बात हो, हिमाचल भवन के बिल की बात हो, चाहे, और हिमाचल भवन के ऊपर मैं आपके ऊपर एक चीज के लिए और आऊंगा। हिमाचल भवन दिल्ली जो है वो टूरिज्म कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। हिमाचल भवन दिल्ली हिमाचल सरकार में जीएडी की प्रॉपर्टी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, जीएडी की प्रॉपर्टी है। हिमाचल भवन जो है वो एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टी नहीं है।
हम वहां पे सिर्फ ऑपरेट करते हैं और वहां पे हम ऑपरेशन देखते हैं। हिमाचल भवन के अंदर एचपीटीडीसी अपनी सर्विस देता है, पर उसके बावजूद लोगों को गुमराह करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, लोगों के अंदर एक सिर्फ ऐसा भ्रम पैदा हो जाए कि एचपीटीडीसी के होटल तो कुर्की पे जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने काम किया। ये निंदनीय है और इसकी हम हिमाचल वासी भी इसकी निंदा करते हैं ऐसे काम की, और एचपीटीडीसी भी इसकी निंदा करता है कि कोई भी झूठ और भ्रम फैलाया जाए वो हमेशा हानिकारक है। और जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल या आप एमएलए होते हैं तो आपको ऐसी बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। दिलचस्प बात हो रही है, मैं आपको इसको वीडियो के माध्यम से, मेरा फोन दीजिएगा, मैं आपको इसको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और इसको पहले मैं क्लियर करूंगा। अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राकेश पठानिया जी की। ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं और बड़ी दुखदायक बातें हैं। दिलचस्प इसलिए हैं क्योंकि आप लोग इसको जब देखेंगे तो उस समय पे आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, और दुख और दर्दनायक इसलिए हैं क्योंकि आपको दर्द देंगी ये बातें कि इतने बड़े सफेद झूठ क्या इस तरह बोले जा सकते हैं। राकेश पठानिया जी की प्रेस वार्ता के ऊपर तो मुझे लगता है कि मुझे एक पूरी प्रेस वार्ता करनी चाहिए। ये आज की प्रेस वार्ता इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। इसको जस्टिफाई करेगी अगर आरएस बाली अपनी पूरी प्रेस वार्ता राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर करेगा। पर मैं तब भी उनके जो अनेकों झूठ है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में से, उनमें से कुछ झूठ आपके आगे आंकड़ों के साथ पेश कर दूं। सबसे पहला उनका झूठ, उन्होंने कहा, राकेश पठानिया जी ने बहुत से आरोप लगाए, बड़े मेरा देखिए एज ए पॉलिटिशियन बहुत अरसा हो गया उनको पॉलिटिक्स में, और एज उनसे काफी उम्र में हम छोटे हैं, एज ए यंग पॉलिटिशियन हम हर किसी से सीखते हैं, चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को हर किसी से मिलता है। और एज ए यंग पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि एक आप जब किसी आदमी को जिसको एक लंबा तजुर्बा है उनको देखते हैं तो आपको ये एक उम्मीद रहती है कि आप कुछ उनसे अच्छा सीख के जाओ। पर जब मैंने राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़े समय से वो नहीं बोल रहे थे, बड़े समय से वो चुप थे, पर जब मैंने उनको एचपीटीडीसी के बारे में बोलते देखा तो मुझे लगा कि वो पूर्व में सबसे पहले एचपीटीडीसी के वाइस चेयरमैन से उन्होंने अपना जीवन का पॉलिटिकल एचपीटीडीसी के साथ एक इमोशनल सफ़र शुरू किया, और वो तकरीबन 1998 में 98 में वो एचपीटीडीसी के वाइस चेयरमैन बने। तो 98 में तो हम बहुत छोटे थे और वो एचपीटीडीसी को उस समय वाइस चेयरमैन के तौर पे चला रहे थे। तो मुझे लगा कि उनसे कुछ ना कुछ एचपीटीडीसी के बारे में ऐसे विचार निकलेंगे जिससे हम लोग सीख के कुछ अच्छा करेंगे। पर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सफ़ेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं थी। और जिस तरह बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये जो कह रहे हैं ये एक एक चीज़ झूठी है, तो मैंने सोचा इसका डीएनए करते हैं, और इसका डीएनए मतलब इसकी एक एक चीज़ को खंगालते हैं और उसको चेक करते हैं कि इन्होंने कहा क्या और उसका सच या झूठ क्या है। तो पहली चीज़ के ऊपर आते हैं। अहमदाबाद में जाते थे। अब राकेश पठानिया जी पहली चीज़ क्या कह रहे हैं मैं उसके ऊपर आऊँगा और इसको आप सुनिएगा और उसके बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। 7.5 करोड़ के प्रॉफिट में। ये रुकिए, राकेश पठानिया जी अपनी पहली चीज में इनका पहला झूठ जो पहली चीज है, में जाते थे हम टीटीएफ्स को ऑर्गेनाइज कर टूरिज्म ट्रेड फेयर्स में जाते थे और हिमाचल की मार्केटिंग के लिए हम टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। फिल्म सिटीज में हम गोवा तक गए, बॉम्बे तक गए और यहाँ पे
एक बड़े एग्रेसिव मार्केटिंग के माध्यम से हम लोग तब 7-7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे। तो HPTDC के बारे में पठानिया जी ने पहली चीज कही कि हम इसको पकड़ लेंगे जरा। पठानिया जी ने पहली चीज कही कि हम 7-7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे उस समय जब ये अध्यक्ष थे। अब मैं जरा इसकी असलियत पे आऊंगा। ये आंकड़े हैं और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये कभी भी पठानिया जी मंगवा सकते हैं। उसके बाद पठानिया जी रहे, मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे हिमाचल के, और ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये विधानसभा में भी ले होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास रहते हैं, ये जो फिगर्स हैं ये विधानसभा में भी ले आउट होती है और ये ऑडिटेड फिगर है, मतलब ऑडिट होके जमा हो चुकी है। तो असलियत ये है कि जो पठानिया जी का 7-7.5 करोड़ का प्रॉफिट है, जो ये कह रहे हैं कि जब मैं था तो 7.5 करोड़ रुपया HPTDC का प्रॉफिट था, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि पठानिया जी पहली बार जब यहाँ वाइस चेयरमैन बने 98-99 में, तो उस समय दिसंबर के महीने में तकरीबन सरकार आई और पठानिया जी के आने से पहले 18 लाख रुपए का 98-99 में प्रॉफिट था। पठानिया जी के जैसे ही चरण पड़े HPTDC में, ये 18 लाख का मुनाफा ऐसा नहीं था कि उसी साल प्रॉफिट था, उससे पिछले साल 1997-98 में 45 लाख का प्रॉफिट था और 1996-97 में 13 लाख का प्रॉफिट था। और ये जो भले आदमी उस समय रहे उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी जो इसको मुनाफे में लाए होंगे। और 1995-96 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था और 1994-95 में 79 लाख रुपीस का, तकरीबन 80 लाख का, 79,66,000 का प्रॉफिट था। और उससे पहले 93-94 में 45 लाख रुपए का प्रॉफिट था और उससे पहले 92-93 में 37 लाख रुपए का प्रॉफिट था। पर पठानिया जी के चरण जैसे ही पड़े, उसके बाद जो 18 लाख का उनसे पहले प्रॉफिट था, वो उनके चरण पड़ते ही 1,14,00,000 रुपए नुकसान पे HPTDC चली गई। ये फैक्ट है। और पठानिया जी के चरण जब तक HPTDC में रहे 2001 तक, तो प्रॉफिट जो जिसकी प्रॉफिट 7-7.5 करोड़ की पठानिया जी बात करते हैं, पठानिया जी के पहले साल में 1,14,00,000 रुपया नुकसान, मतलब 99-2000। पठानिया जी 98-99 में जब आए तो 18 लाख प्लस थे। 99-2000 में 1,14,00,000 रुपए का नुकसान था। 2001 में पठानिया जी जब बतौर वाइस चेयरमैन यहाँ पे अपना कार्य, या HPTDC में बतौर मुखिया अपना कार्य कर रहे थे, तो 85 लाख रुपए का नुकसान था। 2002 और 2003 में 1,88,00,000 रुपए का नुकसान था। तो पठानिया जी जितने साल यहां पे रहे, ये फिगर्स हैं जो मैंने आपको कही हैं। इन फिगर्स को विधानसभा में भी ले किया है, ऑडिटेड बैलेंस शीट है। बोलने से पहले पठानिया जी बैलेंस शीट को या P&L प्रॉफिट एंड लॉस शीट को स्टडी कर लेते तो बेहतर होता। पठानिया जी का दूसरा झूठ, फोन दीजिए। पठानिया जी का दूसरा झूठ, है सीरीज है, तभी मैंने आपको कही थी कि पठानिया जी और सुधीर शर्मा जी के ऊपर सीरीज है। मैंने पूरा का पूरा बनाया, पर आज मैं कुछ झूठी बताऊंगा। उसके बाद जब भी ये कुछ बोलेंगे तो इनके बाकी चीजों को लेके मैं सामने आऊंगा। ऐसा प्रॉपर्टी है जो कम से कम अब ये पठानिया जी जो बोल रहे हैं, राकेश पठानिया जी जो बात कर रहे हैं, ये अब बात कर रहे हैं चैल पैलेस की। और ये चैल पैलेस के लिए क्या बोलते हैं, जरा ये सुनिएगा। ऐसा प्रॉपर्टी है जो
कम से कम 300 कनाल में स्थित है। और अगर आप उसके अंदर ट्रेडिशनल सूट्स देखोगे तो जितना बड़ा आपका घर होगा उतना बड़ा उसका बाथरूम है, महारानी सूट या महाराजा सूट। वो हेरिटेज प्रॉपर्टी आई थिंक इंडिया के नंबर 1 है। और हम भले जमाने में वहां से 4, 4.5, 5 करोड़ रुपया प्रॉफिट हर साल लेते लेते सारे खर्चे लगा। आज वो फॉर सेल आ गया। चलिए हमने मान लिया एक ट्रेंड आ गया, एक ट्रेंड आ गया, एक यार्डस्टिक तय हो गई। अब पठानिया जी का दूसरा सच, पहला भी सच था आपको दिखाया, पठानिया जी के दूसरे सच के ऊपर आते हैं। इन्होंने कहा कि भले जमाने में हम लोग 4, 4.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट करते थे। तो जिसके लिए इन्होंने बात की कि चैल पैलेस में ये 4, 4.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट करते थे, उस चैल पैलेस की टर्नओवर ही 1998-99 में 2 करोड़ रुपए थी, 2 करोड़ 4 लाख रुपया। उसकी टर्नओवर ही 1999 और 2000 में 2 करोड़ 3 लाख रुपए थी। और 2001 में 2 करोड़ 6 लाख रुपए थी। और 2001-2002 में 2 करोड़ रुपए थी। और 2 करोड़ 2002-2003 में 1 करोड़ 94 लाख थी। मतलब अमूमन अगर इसको देखा जाए तो 2 करोड़ के लगभग जिस चैल पैलेस की टर्नओवर थी उसके अंदर 4.5 करोड़ रुपया पठानिया जी प्रॉफिट करते थे। तो ये इस तरह से इन्होंने दूसरा भ्रम लोगों में फैलाया। तो इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है आपको बताना, और इसके ऊपर बात करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को थोड़ा समय आपसे लेना पड़ रहा है। एचपीटीडीसी में एक और इन्होंने बड़ी बात कही। पर आज आपने किस तरीके से डिफेंड किया हाईकोर्ट के अंदर जाके? कौन से वकील खड़े किए? उनकी जरा फोटोशॉपिंग है। आप क्या दलील ली आपने? क्या आप एक एफआईआर फाइल कर सकते थे कि आप क्या? अब इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में कौन से वकील इन्होंने खड़े किए। ये बड़ा एक दुख की बात है कि एक जो केस आज माननीय हाई कोर्ट ने हमें जिस केस के लिए रिलीफ दिया, और जिस वकील ने रात दिन मेहनत की, जो रात दिन सोए नहीं, एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज नहीं सोए और रात दिन काम किया, उन वकीलों के लिए भी पठानिया जी ने कहा कि कौन सा वकील कर दिया उसकी फोटो छाप दीजिए। तो मैं सिर्फ आपके आगे उस वकील के जिनकी मेहनत से और जिनके रात दिन के परिश्रम से आज हम यहाँ पे आए हैं, उनकी फोटो और उनका नाम लेके जरूर आपके बीच में बताना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व एजी जिन्होंने आज एचपीटीडीसी को रिलीफ दिलाया और जिनकी मेहनत के कारण आज हमारे सारे होटल वापस खुले हैं, जिन्होंने माननीय हाईकोर्ट के आगे एचपीटीडीसी का पक्ष रखा, श्री श्रवण डोगरा जी जो कि फॉर्मर एजी एडवोकेट जनरल हिमाचल के रहे और उससे पहले प्रेसिडेंट रहे एचपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उससे पहले 2 बार मेंबर रहे, ट्वाइस मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ एचपी, और उस 2013 और 18 तक फॉर्मर एडवोकेट जनरल रहे, और 2014 से 15 तक बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश की बार काउंसिल के जो आदमी चेयरमैन रहे, उनके लिए इन्होंने कहा कि उनकी फोटो दिखा देना, कौन सा एडवोकेट किया। इसकी जो बाकी चीजें हैं वो मैं आपको अब अगली सीरीज में बताऊंगा। मुझे लगता है ये इनके सारे सच की वीडियो जो है वो बना के रखी है और सीरीज ऑफ वीडियो है, जब कभी आप लोग बोलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखिए, एक लास्ट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग के जो एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज हैं वो रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, पर कई बार इस तरह के जो भ्रम फैलाए जाते हैं वो पूरे स्टेट के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिससे लोग गुमराह हो जाते हैं। एचपीटीडीसी की जो हालत और हालात है वो आज बेहतर की ओर देख रहे हैं।
मुझे लगता है कि एचपीटीडीसी में रेनोवेशन की जरूरत है। हमने चीफ मिनिस्टर महोदय से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसके ऊपर कई बार चर्चा की, और हमारी पिछली जो औपचारिक बैठक हुई, जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी डिपार्टमेंट के पास पड़े हैं, उसके अंदर भी हमने एक बड़ी लंबी चर्चा की कि होटल के अंदर चलाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। होटल को चलाने के लिए सबसे पहली चीज है लोकेशन, और दूसरी चीज जो है वो है होटल किस तरह से, किस रूप में है। आज हमारे होटल की जो लोकेशन है वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सबसे बेहतरीन है। एचपीटीडीसी से बेटर लोकेशन किसी की नहीं हो सकती। और जो हमारे रूम है उनकी हालात को सुधारने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। हमने कई बार बात की और हमने बात करके इसके ऊपर निर्णय लिया कि इसकी ए, बी और सी कैटेगरी बनाएंगे, और ए कैटेगरी जिनके अंदर बड़ा रेवेन्यू आ सकता है, बी कैटेगरी जिनके अंदर कम रेवेन्यू आ सकता है, और सी कैटेगरी जो कि हमारी नुकसान में है, उसको एक एक स्टेप्स के अंदर हम अपने हिसाब से पहले ए कैटेगरी को रेनोवेट करेंगे, फिर बी को करेंगे। अब रेनोवेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, तो हमने अपनी बीओडी के अंदर इसको पास किया कि जैसे ही एडीबी के पैसे आएंगे, अब पठानिया जी तो ये भी कह रहे थे कि एडीबी के पैसे जो हैं वो क्यों नहीं लगा देते, एडीबी के 200 करोड़ 100-200 करोड़ लगा दो, हालात ठीक कर दो। भाई पैसे आएंगे तभी तो लगाएंगे। आप पहले पता तो करो, लिटिल नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। कम नॉलेज होती है वो भी डेंजरस होती है। आपको पता ही नहीं है कि अभी हमारा लोन अग्रीमेंट साइन होना है। हम तो पहले जो हमारी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट जो होती हैं, प्री रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर रहे हैं। तो इसको अभी जब पैसे आएंगे उसके लिए हमने प्रीएम्प्ट किया और हमने बीओडी में पास किया कि जैसे ही पैसे आएंगे पहली ट्रांच में हम अपने ए कैटेगरी के जितने होटल हैं उनको रेनोवेट करेंगे। और जैसे ही ए कैटेगरी के होटल रेनोवेट होंगे वैसे हमारा रेवेन्यू 109 करोड़ से सीधा आपका रेवेन्यू डबल हो जाएगा और आप एकदम आगे की ओर देखेंगे। ऐसी ऐसी चीजें जो है वो हमने अपनी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में बल्कि सिर्फ करवाई नहीं, सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मीटिंग भी ली और वो अपने आप भी इसके लिए बड़े तत्पर थे कि आप इनको जैसे ही हमारे पास फंड आते हैं आप इनको रेनोवेशन की ओर मूव करिए। तो ये हमारा बड़ा क्लियर मैंडेट है। बेचने की बात हुई नहीं, किसी को देने की बात हुई नहीं, ओएनएम की बात, आप एक चीज समझिए, लीज की बात अभी किसी ने कोई इश्तिहार छापा नहीं, अपने आप ही सबने बोलना शुरू कर दिया। पर एक चीज बिल्कुल पक्की है, हमें एक चीज को समझना है। जब यूनियन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यूनियन का जो काम है, यूनियन का काम है एम्प्लॉयज की आवाज को उठाना, यूनियन का काम है एचपीटीडीसी को किस तरह बेहतर किया जाए उसके बारे में बात करना। यूनियन ने मुख्यतः दो बातें कही। पहली बात जो यूनियन ने कही कि आंकड़े जो हैं, देखिए बड़ी सीरियस बात है ये कि यूनियन बड़ी एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होती है और मेरे दिल में यूनियन के लिए हमेशा से प्यार रहा है। और राजकुमार जी जो कि उस यूनियन में बैठे थे, उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में भी कहा कि वो कई बार मेरे से मिले और कई बार उन्होंने अपनी बात मेरे आगे रखी। मेरे लिए यूनियन हो चाहे एक भी एम्प्लॉय आखिरी जगह पे बैठा हो, आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति बैठा है, हर किसी के लिए मेरे दिल में सबसे ज्यादा सम्मान और प्यार है। पर जब वो अपनी बात रखते हैं और यूनियन ने ये बात कही कि कोर्ट के अंदर, माननीय हाई कोर्ट के अंदर गलत आंकड़े एचपीटीडीसी ने दिए, ये बड़ी सीरियस बात है, आप इसको जरा गौर से सुनिएगा। जब ये बात कही गई कि एचपीटीडीसी ने गलत आंकड़े माननीय हाई कोर्ट में रखे या माननीय हाई कोर्ट को गलत आंकड़े दिए, इसका मतलब जो डिसीजन हुआ माननीय हाई कोर्ट का, वो क्या गलत आंकड़े रखे गए थे एचपीटीडीसी के द्वारा और गलत आंकड़ों पे एचपीटीडीसी का डिसीजन हुआ। ये बड़ी सीरियस बात है। अगर यूनियन ने ये बात कही है तो मैं चाहूंगा यूनियन में जो लोग वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो लोग एफिडेविट पे लिख के दे कि क्या वो गलत आंकड़े रखे गए थे। और अगर वो एफिडेविट पे लिख के देते हैं
तो इमीडिएटली फिर तो अगर गलत आंकड़े हाई कोर्ट में रखे गए और हाई कोर्ट में गलत आंकड़े रख के कोई चीज हुई है, फिर तो सब कुछ ही कोलैप्स हो जाता है। एफिडेविट पे लिख के दे कि कोई गलत आंकड़े रखे हैं, अगर किसी ने गलत आंकड़े रखे हैं मैं इमीडिएटली उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगा। और अगर यह चीज सिर्फ प्रेस वार्ता में कही गई है और यह सिर्फ बोलने के लिए कह दिया गया, तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिर्फ बोलने के लिए अगर ये बोल दिया गया कि गलत आंकड़े रखे हैं, तो या तो एफिडेविट पे लिख के दे कि गलत आंकड़े किसने रखे हैं। जिन्होंने गलत आंकड़े माननीय हाई कोर्ट को दिए हैं उनके ऊपर हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। नहीं तो ये लोग डिसिप्लिनरी एक्शन फिर उनके ऊपर होना चाहिए जो लोगों को बोल रहे हैं कि गलत आंकड़े रखे हैं। ये बड़ी सीरियस सी बात है एंड इट इज वेरी सीरियस कि आपके अगर उन किसी ने रखे हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नहीं तो फिर देन वी विल हैव टू सी कि हमने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा उनके ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हम इमीडिएटली ये चेक करेंगे कि गलत आंकड़े अगर कोई पाए जाते हैं तो उसके ऊपर एक सख्त एक्शन हो। नहीं तो किसी ने अगर ऐसी बात कही है, यूनियन का काम है लोगों के हित की बात करना। यूनियन का काम ये नहीं है कि कोई भी राजनीति हो। यूनियन का काम ये नहीं है कि कोई बात ऐसी कह दी जाए जिससे डर का माहौल पूरे हिमाचल में पैदा हो जाए कि गलत आंकड़े रखे हैं। अगर माननीय हाई कोर्ट को कोई भी गलत आंकड़ा गया है तो ये बड़ी सीरियस बात है और इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एफिडेविट पे कोई भी आदमी को ऐसा लगता है तो एफिडेविट पे सिर्फ लिख के दें, हम इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज कोई भी हो सकती है क्योंकि ये सारे आंकड़े जो हैं ये माननीय हाई कोर्ट को डिपार्टमेंट ने दिए हैं। अब मेरी आखिरी चीज ये है कि मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं और माननीय हाई कोर्ट ने हमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी लाया था। मैं सीएम साहब के साथ जो हमारी हुई, मैं बीओडी के लिए भी लाया था। अच्छा, एक माननीय हाई कोर्ट ने हमको निर्देश दिए हैं और हमने निर्देश कुछ माने हैं, मैं उसके ऊपर अब आऊंगा। माननीय हाई कोर्ट की पहली चीज जो हमने मानी है वो ये है कि पेमेंट ऑफ ऑल एरियर्स ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉयज विद इन 10 days। हम 10 दिन में जितने भी डिजीज्ड एम्प्लॉय हैं उनको एरियर जो है 10 दिन में देंगे। टोटल नंबर ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉय आर 67 एंड अप्रोक्सीमेटली अमाउंट बिकम्स 1,17,37,845 which will be paid on or before 3/12/2024। 3/12/2024 से पहले पे कर दिया जाएगा। 50% ऑफ एरियर्स ऑफ क्लास 4 रिटायर्ड एम्प्लॉयज अबव 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 50% एरियर ऑफ क्लास 4 जो क्लास 4 रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं अबव 65 साल की एज से ऊपर वाले। टोटल नंबर ऑफ रिटायर्ड ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉयज अबव 65 ईयर ऑफ एज आर 52। भूंजा एम्प्लॉय है 52 एम्प्लॉय है और इनका जो एरियर है क्लास 4 रिटायर्ड एम्प्लॉयज का ये 3/12/2024 से पहले पे कर दिया जाएगा। बैलेंस अमाउंट ऑफ रिटायर्ड क्लास 4 एम्प्लॉय बिटवीन 60 to 65 ईयर्स ऑफ एज, 60 से 65 साल की उम्र के बीच में जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं उनका जो बैलेंस अमाउंट है वो 60 से 65 ईयर की एज के जो है क्लास 4 एम्प्लॉय, उन रिटायर्ड एम्प्लॉय का जो बैलेंस अमाउंट है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉल्स बिटवीन 60 to 65 ईयर्स ऑफ एज आर 72 एंड this money will be paid within 1 month, that is on or before 23/12/24. Rest of the class 4 employees payment to be released on or before, जितने भी बाकी भी क्लास 4 एम्प्लॉय हैं उनकी पेमेंट भी जो रेस्ट है ये भी हमने दिया है इनको हाई कोर्ट को लिख के। नहीं, ये 30 तक सारी पेमेंट करनी है। ये हाई कोर्ट में दिया हुआ ये वाला पॉइंट है हाई हाँ कोर्ट जी, में 30 तक डिसीजन में। रेस्ट
30/6 तक Rest all the class 4 employee payment to be released on or before 36 मतलब 30/6/2025 से पहले हम सारी की सारी पेमेंट रिलीज कर दें। तो ये हमारा मुख्यतः आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमने यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमारे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तरुण श्रीधर जी, जिनको मिज़म जो है HPTDC जो है वो एक ऐसी संस्था है जो सेवा के लिए बनी है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इसके साथ आप लोग राजनीति मत कीजिए। इसके साथ या इनके एम्प्लॉयज़ के साथ या जो हमारे लोग हैं, ये मेरा परिवार है। हम लोग एक दूसरे के लिए समर्पित हैं और आज तक हमने इसको इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, जब पूरा प्रदेश टूटा है, जब इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा आई, तब भी हमने 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पहली बार इतिहास में की। तो चाहे कोई राजनेता है, चाहे कोई भी है, और चाहे हमारे, मैं अभी देख रहा था कि एम्प्लॉय ने एक चीज़ और कही, इन्होंने जो यूनियन में आए उन्होंने कहा कि हम वाली साहब से नहीं मिल पाए। तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके जनरल सेक्रेटरी बैठे थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि हम वाली साहब से कई बार जाके मिल चुके हैं और उनसे भी हमने अपनी बात उनके आगे रखी है। तो जिन एम्प्लॉय ने अपनी बात कही, वो क्या है, उनका क्या नाम है बताइए, क्या है, हाँ, जिन्होंने ये बात कही वो हमारे यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। ये हाँ, इनका नाम है ढाबे राम जी। ढाबे राम जी कैप्टन रहे और बड़ा लंबा अरसा इन्होंने HPTDC के अंदर काम किया। और उसके बाद ये 31/3/2022 को फरवरी में हम लोग बने और मार्च में ये रिटायर हो गए। और ये रिटायर कैसे हुए, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा। पिछली सरकार में ही ये रिटायर हो चुके थे। ये पिछली सरकार में ढाबे राम जी रिटायर हो चुके थे, पर इनको कितने देर की एक्सटेंशन दी? 1 साल की। 1 साल की पिछली सरकार ने एक्सटेंशन दी थी और 1 साल की एक्सटेंशन इनको पिछली सरकार में मिली थी ढाबे राम जी को। और हमारी सरकार में जब हम आए तो हमने उसी टाइम पे एक डिसीजन लिया कि जितने लोग भी एक्सटेंशन में हैं या रीएम्प्लॉयड है, उन सबको हम इकट्ठे एक साथ ही भेज रहे हैं। तो उस टाइम पे इनकी सर्विसेज चली गई और 31/3/2022 को ये 1 साल की एक्सटेंशन जो कि पिछली सरकार ने दी थी, उसके बाद ये रिटायर हमारी सरकार में मेरे आने के इमीडिएटली बाद हो गए। तो उसके बाद बाकी सब जो HPTDC की यूनियन है, उनके साथ तो मैं बार बार मिला हूँ। आपके सामने यूनियन वाले हैं, आप इनसे जाके पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा कि ये जो आंकड़ों की बात यूनियन ने कही है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आंकड़ों की बात कहते कि आंकड़े गलत हाई कोर्ट को दिए, ये सीरियस बात है। इस बात के ऊपर इमीडिएटली अगर किसी ने आंकड़े गलत दिए हैं तो हम एक कमेटी आज ही मैं कॉन्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ, ताकि इसको चेक करें कि अगर कोई आंकड़े गलत दिए, एफिडेविट पे लिख के दें कि किसने आंकड़े गलत दिए हैं, तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। नहीं तो वो कार्रवाई, जिन्होंने ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, उनके ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप अपने एक तो आपने यू हैड मेड इट क्लियर कि बेचेंगे नहीं। क्या कोई इन फ्यूचर हैव यू एनी प्लान्स, कोई लीज आउट करना है, कोई ऑपरेशनल पार्ट देना है, कुछ इस तरह का कोई प्लानिंग है? दूसरा सवाल दैट इज ऑन द एम्प्लॉयज। आपके ड्यूज कितने हैं एरिया, जो आपने 3 वेरियस सेक्टर्स बताए हैं, कितने ड्यूज हैं और क्या ये 30 जून तक सारे क्लियर हो जाएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। और एक जो एम्प्लॉयज का यू आर सेइंग, जो उन्होंने हमको फैक्ट दिया था ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, दे सेड कि जो रूम्स की ऑक्यूपेंसी है दैट ओनली वाज गिवन इन द कोर्ट, जो बाकी इनकम है दैट वाज नॉट गिवन। दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे टोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर कोर्ट आपसे मांगता है कि आपके पास कितने रूम हैं, HPTDC में पूरे प्रदेश में कितने रूम हैं, तो आप रेस्टोरेंट तो नहीं बता सकते, आप रूम ही बताओगे। अगर आपके पास वो पूछता है कि कितने रूम हैं,
तो आप कैफेटेरिया तो नहीं बता सकते, आप रूम ही बताओगे। हमारे हिमाचल प्रदेश में 1111 रूम है एचपीटीडीसी के पास, पर कोर्ट अगर पूछता है कि रूम बताइए कितने हैं तो रूम ही बताओगे आप। कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने सिर्फ इससे एचपीटीडीसी से उस समय यही पूछा था कि आप अपनी ऑक्यूपेंसी बताइए कि कितनी है होटल की, और इन्होंने अपनी ऑक्यूपेंसी बताई। माननीय हाई कोर्ट ने, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा आपको क्योंकि आपने सवाल पूछा है, माननीय हाई कोर्ट जो कॉरपोरेशन से पूछेगा आप उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, उससे कम कुछ नहीं दे सकते। जब पूछा ही माननीय हाई कोर्ट ने ऑक्यूपेंसी है तो आप ऑक्यूपेंसी दोगे, आप कुछ और तो दे ही नहीं सकते। तो आप तो ऑक्यूपेंसी का ही आंकड़ा दोगे ना, अगर ऑक्यूपेंसी पूछ रहे हैं। आप उस टाइम पे रूम का थोड़ा बता दोगे या रेस्टोरेंट थोड़ा बता दोगे। तो ये इसकी सच्चाई है। बाकी आप इसके बारे में, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी हमारा स्टाफ है, मेरे लिए वो मेरा परिवार है, एचपीटीडीसी का परिवार है। मुझे हमेशा उनको भी प्रोटेक्ट करना है, उनके बारे में भी सोचना है। पर कोई भी आदमी कहीं बैठ के पूरे प्रदेश को, या एचपीटीडीसी में जो आदमी 1673 लोग काम कर रहे हैं उनको गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, उनको सही इंफॉर्मेशन देनी है। दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या हम कोई प्रॉपर्टी को लीज पे जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी का कुछ करने जा रहे हैं। तो उसका मैं सिर्फ आपको उत्तर इतना देना चाहता हूं कि एचपीटीडीसी ने आज तक अपना पिछले 2 साल के अंदर पानी का गिलास भी लीज पे नहीं दिया है। ये पानी का गिलास है, इसको भी हमने किसी को लीज पे ना तो दिया है ना देने की बात की है। ना आपने कहीं पे इश्तिहार पढ़ा, ना किसी ने कोई बात की, तो लीज पे या बेचने की बात कहां से आती है। ये तो सिर्फ भ्रम फैलाया गया, और मैंने आपको नाम भी दिए कि ये भ्रम कहां से शुरू होता है। जब कोई सोशल मीडिया पे सुधीर शर्मा जी लिखते हैं या जो राकेश पठानिया जी कहते हैं कि नीलामी होगी, नीलामी के अंदर 1, 2, 3 कहा जाएगा, उसके अंदर लोग नीलामी देंगे, भागसू की बोली होगी, धौलाधार की बोली होगी। तभी तो मैंने कहा कि राकेश पठानिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी अलग से, जो उन्होंने कहा है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने इन्हीं के सवाल का पहले जवाब दे देता। आपने कहा कि कोई आप बेचना तो नहीं चाह रहे, कुछ करना तो नहीं चाह रहे, तो उसके ऊपर सिंपल है कि देखिए, पूर्व में जो सरकारें रही, मैं इसके ऊपर आज बोलना नहीं चाह रहा था, पर क्योंकि आपने बोला तो मैं बोल देता हूं। उन्होंने 7 प्रॉपर्टीज हिमाचल, ये 7 प्रॉपर्टीज के नाम हैं, हिमाचल टूरिज्म की एचपीटीडीसी की 7 प्रॉपर्टीज लीज पे दी, या उसको अलग अलग लोगों को किराए पे दिया है, या उसको चलाने के लिए उन्होंने एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टीज को आगे लोगों को दिया है। ये 7 प्रॉपर्टीज का ब्यौरा है जो पूर्व की सरकारों ने दिया है। और अगर उन्होंने ये चीज दी है तो मैं उसको नेगेटिव रूप पे नहीं देखता। उनको लगा होगा, ये देखो सरकार हमेशा कंटिन्यूएशन में होती है, अगर उनको किसी समय लगा, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, मैं नेगेटिव सोच नहीं रखता। पूर्व की सरकारों को लगा होगा कि कोई चीज नुकसान में चल रही है, उसको आगे किसी को देना चाहिए और आगे उसको चलाना चाहिए, तो उन्होंने दिया। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में आज तक पानी का गिलास भी किसी को आगे दिया नहीं है, लीज पे नहीं दिया, चलाने के लिए नहीं दिया। पर जब मैं कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो जो हमारी यूनियन जिसने बात की, कल मैं इन्हीं को सुन रहा था, यूनियन को, यूनियन वाले ही कल आपके सामने, आप ही प्रेस के सारे बंधु बैठे थे, उनके सामने कह रहे थे कि जो नुकसान में जगहें हैं, जो नुकसान में चीजें बनाई एचपीटीडीसी ने, उनको आगे आप लीज पे दे दीजिए। वो अपने आप कह रहे हैं, पर हमने ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं किया, क्योंकि आज इसके लिए बड़ा भारी विचार होता है, इसके लिए सोच होती है, इसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होता है। पहले ये चेक करना पड़ता है कि कौन से होटल के अंदर क्या चीज हो रही है। आज मैं इसके बारे में क्यों बात करूं जब मेरी सोच ही इसके ऊपर नहीं है। और आज की डेट में मेरी सोच सिर्फ एक बड़ी क्लियर सोच है कि एचपीटीडीसी के होटल रेनोवेशन मांग रहे हैं, एचपीटीडीसी के होटलों का सुधार करना है। अगर इन होटलों को
बड़े मुनाफे में लाना है तो होटलों की रेनोवेशन करनी पड़ेगी, और जिन जिन होटल के अंदर हमको पैसा लगाना है उनमें पैसा लगाना पड़ेगा। या तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट की सरकार से उसके अंदर पैसा देंगे तब हम लगाएंगे, या एडीबी का जब पैसा आएगा फर्स्ट ट्रांच में पैसा लगाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।